जी तैयब सर, बिल्कुल जी, रिलैक्स, थैंक यू जी। मुझे यहाँ देखना है, आपको देखना आप सामने बेशक सामने दें। देखना। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MYK डिजिटल। आपको बताएं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल होने वाली मेहमान शख्सियत का तारुफ करवाते चलें, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। इनसे बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो किस तरफ जा रही है। आज क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हलफ बर्दारी की तकरीब भी की गई है और तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। और इस वक्त हमारा सवाल है, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी, बहुत शुक्रिया तैयब गोंदल साहब। और आप काफ़ी अरसे से जो है बात करने की कोशिश कर रहे थे और आपकी तरफ से हुक्म आ रहा था, लेकिन मसरूफियत कुछ ऐसी थी, इलेक्शन की मसरूफियत थी, फिर कुछ मेरा ट्रैवल था पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, प्लस आपका जो MYK डिजिटल चैनल है, इसके लिए मेरी बहुत सी बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपसे सवाल है हमारा, बिला आखिर पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं, लेकिन ये जो इंतखाबात हुए हैं इस पर इल्ज़ामात हैं कि ये इंतखाबात मुतनाज़ा कराए गए। मैडम, क्या समझती हैं इस धांधली का बेनिफिशरी कौन है? अब तैयब साहब, पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शंस में सिंस 2002 कवर कर रही हूँ इलेक्शंस को, फील्ड में कवर कर रही हूँ, इलेक्शन ट्रांसमिशंस कंडक्ट कर रही हूँ। पाकिस्तान में कम से कम 2002 से मैंने अपनी आंखों से कोई ऐसा इलेक्शन नहीं देखा जिस पे धांधली के इल्जाम ना लगे। और बतौर सहाफत के तालिबे इल्म, सियासत के तालिबे इल्म के तौर पे जो पढ़ा है, उससे पहले के इलेक्शंस के हवाले से अपने सीनियर्स से जो सुना है सहाफ़ियों से, उससे पहले भी कोई इलेक्शन ऐसा नहीं था 70s के बाद जिस पे धांधली के इल्जामात ना लगे हों। मेरी नज़र में 2018 का जो इलेक्शन था, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आई हैव बीन कवरिंग इलेक्शंस माय सेल्फ सिंस 2002। 2018 का जो इलेक्शन था वो धांधली का बाप नहीं, बाप या दादा था। खासतौर पे सिर्फ एक चीज़ आप उसमें नोट कर लीजिए, इस एक लोग बड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं जी, आज 2024 का इलेक्शन इतना रिग्ड इलेक्शन लोगों के मुताबिक, खासतौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के मुताबिक इतना रिग्ड इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, ये बता दीजिए कि क्या 2024 के इलेक्शन से पहले किसी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर ने सरकारी इदारे के प्रेमिसेस में खड़े होकर सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि ये फला 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 चीज का साल है? 2018 से पहले ये कहा गया था, इलेक्शन से पहले, कि 2018 का साल तब्दीली का साल है। कहाँ से कहा गया था, सब आपके सामने है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस 2018 के इलेक्शन में सिर्फ एक पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत थी, हमने अपनी आंखों से देखा है, कवर किया है, हकाइक देखे। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ पांव बांध के उनको फेंक दिया गया। मैडम, क्योंकि इंतखाबात का मकसद मुल्क के अंदर सियासी व मुआशी इस्तेकाम लाना होता है, जिस तरह के इंतखाबात कराए गए हैं मौजूदा दौर में, आप क्या समझती हैं इस्तेकाम मुमकिन होगा? इससे काम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ ठीक करनी इन्हीं सियासतदानों की जिम्मेदारी है। 2018 का इलेक्शन कम से कम इमरान खान ने जीतने के बाद, जैसे भी जीते, धांधली से जीते, जितवाए गए, एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के आए, जो भी हुआ वो तारीफ का हिस्सा है पाकिस्तान की। लेकिन एक चीज़ उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में अच्छी कही थी, और वो ये थी कि जी आए बैठे और धांधली का एहतसाब करते हैं और इस सारे सिस्टम को ठीक करते हैं। ये उनकी विक्ट्री स्पीच में बड़ी अच्छी बात थी इमरान खान की। उसके बाद एक कमेटी बनी इलेक्शन इस्लाहात, लेकिन जो पाकिस्तान में इन कमेटियों के साथ होता है वही हुआ। चंद नशिस्तें हुई, उसके बाद नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, रद्दी की टोकरी में चली गई, बिल्कुल एक गुवार का हिस्सा बन गई वो सारी मीटिंग्स वगैरह वगैरह। सो ये धांधली का इल्जाम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक यही सियासतदान नहीं बैठेंगे, जब तक सियासतदान बैठ के ठीक नहीं करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस को, इलेक्शन ठीक नहीं होंगे। इलेक्शन ठीक नहीं होंगे, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। तो ये एक विशियस साइकिल है आपका जो चलता रहेगा। इस वक्त भी सियासी इस्तेकाम हमें नजर नहीं आ रहा। आज आप जब मुझसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या हुआ है कौमी असम्बली में? शोर शराबा, हंगामा, हल्लड़बाजी, जो कि नहीं होनी चाहिए। पहला सेशन था आज कौमी असेंबली का, इसका डेकोरम, इसकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, बट वो नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। अब यही हमें नजर आएगा आगे पूरे टेन्योर में कौमी असेंबली के, किसी तरह से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एहतजाज करती रहेगी, सड़कों पे करेगी, पंजाब असेंबली में करेगी, सिंध में करेगी, केपी में तो खैर उनके अपने लोग हैं, बलूचिस्तान में कर सकती है। फिर क्या करेंगे आप? IMF को लेटर लिख दिया है PTI ने जो नहीं लिखना चाहिए था। सो ये बस अल्लाह ही हाफिज है जी। मैडम तकरीबन 7 साल बाद, एक मिनट सॉरी, इनको सवेरा सॉरी आपकी बात नो इशू। मैडम बताइएगा, तकरीबन 7 साल बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्लिमान में वापसी हुई है, इससे क्या समझती हैं आप? ये जो वापसी हुई नवाज शरीफ साहब की 7 साल बाद, इससे सियासी निज़ाम को इस्तेकाम मिलेगा या एक दफ़ा फिर निकाले जाएंगे? कौन निकाले जाएंगे? नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ कहाँ से? पार्लियामान से निकाले जाएंगे? जी जी। क्यों लगता है आपको ऐसा कि पार्लियामान से वो निकाले जाएंगे? ये सवाल मुझे इस सवाल का बैकग्राउंड समझ नहीं आया। वापस आए हैं वो लंदन से पाकिस्तान, तो वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे। नून लीग ने बड़े बड़े फ्रंट पेज के इश्तिहारात छापे थे अखबारात में, टेलीविजन पे कैंपेन्स चलाई थी, पाकिस्तान को नवाज दो, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। ये वही हुआ कि दिखाया कुछ और उसके बाद डिलीवर कुछ और किया। सो बनने तो नवाज शरीफ पाकिस्तान से वज़ीर आज़म आए थे ना, सो वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके, तो मैं नहीं समझती कि अब वो पार्लियामान से कम निकाले जाएंगे। MNA तो वो बन चुके हैं। हाँ, उनकी अपनी जो सीट है उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि ये सीट उनकी है, यास्मीन राशिद की है। इलेक्शन कमीशन में मेरा ख्याल है कि यास्मीन राशिद, अच्छा ये बड़ा मसला है, ये बड़ा एक मजाक है, बड़ा एक तमाशा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम तो करती है कि उसकी 180 सीटें हैं, और कुछ सोशल मीडिया पे उनके जो ज्यादा मुजाहिदीन हैं वो कहते हैं कि 220 है। शुक्र है 336 नहीं कह दी उन्होंने, कहने को वो भी कह सकते हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं, बट एनीवे। लेकिन इलेक्शन कमीशन में जितनी पटिशन गई हैं उनकी, वो 30 से भी कम है, जिनमें से अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पे इनकी अपनी पार्टी जीती हुई है। सो ये आपको एक तजाद नजर आता है ना, कॉन्ट्रडिक्शन आपको नजर आती है। बयानिया बहुत तगड़ा है उनका, फॉर्म 45, फॉर्म 47, धांधली नहीं, धांधला हो गया, मैंडेट चोर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ। लेकिन बतौर सहाफी हमारा काम है कि हम हकाइक को भी कंखालें। तो आप लोग जाके इलेक्शन कमीशन में पता तो करें कि PTI ने ECP में दरखास्तें कितनी डाली हैं। 180 सीटें अगर आपकी हैं तो ठीक है, आपकी 80-90 इस वक्त मौजूद है, तो इसका मतलब है कि 80-90 बाकी एप्लीकेशंस तो आपकी होनी चाहिए ना ECP में, नहीं है, 30 से भी कम है, और उनमें से अक्सरियत KP से हैं जहां से आप खुद जीते हुए हैं। तो ये बड़ा एक अजीब, एक मजाक, एक तमाशा लगता है। तो बहरहाल सवाल आपका जो कि नवाज शरीफ के बारे में था, वो मैंने जवाब आपको दे दिया। मेरा ख्याल है कि वो MNA का टेन्योर तो अपना रखेंगे, लेकिन हाजिरी कितनी रहती है नवाज शरीफ की कौमी असेंबली में, ये पहले भी अंडर क्वेश्चन आता था कि वो पार्लियामान को इज्जत नहीं देते थे। वोट को इज्जत दो का नारा तो था, अब देखना पड़ेगा कि नवाज शरीफ पार्लियामान को कितनी इज्जत देते हैं, कितने सेशंस में अपनी हाजिरी यकीनी बनाते हैं, और अगर वो किंग मेकर के तौर पे बाहर बैठ के सेंटर की गवर्नमेंट को चलाएंगे, पंजाब की गवर्नमेंट को चलाएंगे, देखना पड़ेगा। एक होता है कि आप ड्राइवर हैं, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे गाड़ी चला रहे हैं, वो फर्क होता है। आपके साथ कोई बैठ के, आपको ना आती हो गाड़ी चलाना, आप ने नई गाड़ी सीखी हो, आप सीखना चाह रहे हो, और आपके साथ बैठा बंदा आपको सिखा रहा हो कि गाड़ी चलानी कैसे, तो फर्क बहुत होता है। बड़ा डर के, बड़ा सहम के चलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मरियम नवाज जो है, वो उनकी सूरत हाल यही है कि वो पंजाब की ड्राइविंग सीट पे हैं फॉर फर्स्ट टाइम है, और उनके साथ की पैसेंजर सीट पे बैठे हैं नवाज शरीफ। तो कितनी रवानी के साथ वो चलवा सकते हैं पंजाब की गाड़ी, और शहबाज शरीफ का असल इम्तिहान जो है वो अब स्टार्ट है। अब मुझे आप माजरत, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन के लिए कितना ख़तरा बन सकते हैं हुकूमत के लिए अपोजिशन में बैठकर, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। आप क्या समझती हैं मौलाना साहब, हुकूमत के लिए अपोजिशन में बैठकर ख़तरा साबित हो सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब एक जहांदीदा सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उनकी पार्टी की मजहबी सियासी रहनुमा हैं, एक बड़ी फॉलोइंग है उनकी पाकिस्तान में, मजहबी फॉलोइंग उनकी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ख़तरा वो बन जाए हुकूमत के लिए, मैं नहीं समझती, क्योंकि जरदारी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मौलाना फजलुर रहमान से, और नवाज शरीफ से शिकवे ज़रूर हैं। मौलाना साहब
सदर पाकिस्तान के ओहदे के ख्वाहिशमंद भी थे। फिर उनका कहना है कि उनको सीटें कम मिली हैं। अब ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मौलाना उसी जमात के साथ एक तरह से इस वक्त तक का वर्बल अलायंस तो है पीटीआई के साथ, जहाँ पर शिकवा भी मौलाना को खैम पख्तूनख्वा में ही है सबसे ज़्यादा धांधली का। तो ये मैंने अपने इंटरव्यू में भी पूछा था, जब मैंने मौलाना से इंटरव्यू किया, कि आपको तो खुद शिकवा है पीटीआई से धांधली का, तो आप उनके साथ बात कैसे कर रहे हैं? तो मौलाना बड़े, चूंकि उनका हिस्से मिजाज बड़ी ज़बरदस्त है, तो उन्होंने कहा जी जब वो मुझसे मिलने आए थे पीटीआई वाले, तो मैंने उनसे कहा था कि हमें तो शिकवा ही यही है कि हमारे खिलाफ धांधली आपके हक में हुई है। सो खैर बहरहाल, बट मैं नहीं देखती कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत के लिए खतरा होंगी। जरदारी साहब उनको मना लेंगे या मनाने के करीब करीब कम अज़ कम ज़रूर ले आएंगे। और फिर जरदारी साहब चूँकि सदर पाकिस्तान का ओहदा रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मामला कुछ बेहतर हो जाएगा। अभी जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल रात को भी गए हुए थे ना नून लीग पीपल्स पार्टी वाले मौलाना साहब के पास जी। और मौलाना साहब एक सुलझे हुए जहांगीर सियासतदान है, वो मामला को कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न या ब्रेकिंग पॉइंट पे नहीं लेके जाते, हमेशा गुंजाइश रखते हैं बातचीत में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, दोबारा 9 मई ज़ेरे बहस आना शुरू हो गया है। अब क्या लगता है आपको? गुज़श्ता दिनों भी जिक्र हुआ, आज भी पार्लियामेंट हाउस में बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने 9 मई का खूब जो है वो जिक्र किया है। और इसमें आपको क्या लगता है, 9 मई के केस में क्या इमरान खान को, उनकी सियासी जमात पीटीआई को, क्या माफ़ी मिलेगी या अभी एहतसाब या हिसाब देना बाकी है? नहीं जी, बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी, किसी भी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। 9 मई के हवाले से जो मामलात हैं इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आप ख़त्म शुद्ध समझिए, वो आप डन एंड डस्टेड समझिए। हाँ, इसके साथ साथ मेरे समय बहुत से जो देखने वाले, सोचने समझने वाले सहाफ़ी हैं, सवाल ज़रूर किया, मैंने भी ये सवाल किया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जो 9 मई में मुलव्विस हैं लोग और जो जमात, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त भी मिल गई और बहुत से लोग इलेक्शन जीत भी गए। तो ये एक बड़ा मुअम्मा है, ना समझने का ना समझाने का। इसकी गुत्थियाँ मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में सुलझना शुरू हो जाएंगी, लेकिन रियासत किसी भी सूरत ना तो 9 मई को माफ़ करने के मूड में नज़र आती है और ना ही माफ़ करेगी। और अभी 9 मई का चल रहा है केस, तो एक दफ़ा हुकूमत आ जाने दें, उसके बाद ज़रा मामलात, क्योंकि इस वक्त सबका फोकस, पूरे मुल्क का जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हुकूमत बन जाए, एक अपेरेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो चीज़ें ज़रा ये स्मूथ एंड स्टेबलाइज हो जाएं। फिर आपको 9 मई का मुकदमा मज़ीद तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़ और दीगर के ख़िलाफ़। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सबूत हैं, मैंने भी देख रखे हैं, जो कि अभी सामने नहीं आए बट आएंगे। और उसमें फिर 9 मई का जो फंदा है, सियासी फंदा, वो मज़ीद सख्त हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा गरीदा फ़ारूकी साहिबा, ये बताइएगा, कुछ उम्मीदवारों के वीडियो पैगामात आए थे जिनमें उन्होंने कहा कि इन्हें हैरत अंगेज़ तौर पर जितवाया गया है, जिसके बाद हमने देखा हैरत अंगेज़ तौर पर रावलपिंडी के कमिश्नर का एक वीडियो पैगाम आया। बाद में ये एक अलग मैटर है कि उन्होंने उस पर माफ़ी मांग ली। लेकिन आप क्या समझती हैं, ये वीडियो पैगामात आना, इस पर क्या ट्रुथ फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए, फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए? क्या कहेंगे आप? नहीं, धांधली का देखिए फोरम है बाकायदा। मसला ये है पाकिस्तान में कि एक तो माशाअल्लाह हमारी कौम बड़ी सादा है, बड़ी मासूम है, फिर साथ में जज्बाती भी जी भर के है। सो उनको जिस किस्म का झूठा सच्चा बयानिया आप बेचेंगे वो बिक जाता है। और हम लोग तहकीक करने की कोशिश नहीं करते। हम सहाफ़ियों में भी ये इल्लत आ गई है, हम सहाफ़ियों में भी ये बीमारी जो है ना वो मज़ीद आ गई है। हमारे सामने कोई खबर आ जाए, उसको 5-10 दफ़ा ठोक पीट के बार बार सुनाया जाए, उस पर एतबार कर लेते हैं। हम सहाफ़ी भी तहकीक करने की कोशिश नहीं करते। तो हम सहाफ़ी जब तहकीक नहीं करते तो फिर जो अवाम है उस पर आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो तहकीक के मुश्किल काम में पड़ेंगे। और जहाँ भी आपको खदशा होता है कि होता है ना कि आपके जहन में एक नैरेटिव बैठ गया है किसी मखसूस सियासी जमात का जो पैरोकार है, तो अगर आप तहकीक करेंगे तो हो सकता है कि उस तहकीक में आप गलत या झूठे साबित हो जाए। इसलिए भी लोग तहकीक नहीं करते कि हमें खुद ही अपने बयानिए पेश रविंदगी ना हो। खैर बहरहाल, जो धांधली के मामला हैं उनकी तहकीक करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए इदारे मौजूद हैं।
बयानियां बना के, वीडियोस बना के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, मीडिया पे आके, ठीक है आप अपना एक बयानिया तो बेच देंगे, नैरेटिव आप अपना बेच देंगे, आजकल नैरेटिव का दौर है, लेकिन आप हकीकत साबित नहीं कर पाएंगे। हकीकत साबित करने के लिए फोरम्स मौजूद हैं, तो आपको उन फोरम्स पर जाना पड़ेगा। जब तक आप उन फोरम्स पर नहीं जाएंगे, ना तो आपको मुबैना 180 सीटें मिलेंगी, ना ही आप वज़ीर आज़म बनेंगे, ना ही आपको हुकूमतें मिलेंगी, वगैरह वगैरह, ये चीज़ आप खींचते चले जाएं। सो फोरम्स पे जाना चाहिए, और वही हतमी फोरम्स हैं, और हम सहाफ़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हमें पॉपुलिज्म के और फैशिज्म के मिरग़े में नहीं आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर एक शहरी भी, और उससे पहले बतौर एक इंसान, कि जहाँ पर भी आपको झूठ और सच में तफरीक करने का मौका मिले तो आप पूरी सच्चाई के साथ, हम भी इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो एक झूठ और सच के दरमियान फाइन थिन लाइन होती है उसको हम मेंटेन करें। और मेरा हमेशा से मेरा ये ईमान है, मेरा ये मानना है कि आप फैशिज्म को किसी भी तौर पे जमहूरियत के लिबादे में, किसी भी फैंसी रैपर में लपेट के आवाम को बेच नहीं सकते, ना आपको बेचना चाहिए। बिल्कुल। ताजुब के साथ हम सहाफ़ी बहुत कर रहे हैं आज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, देखें 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 को इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर शाया करना होता है। आज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर हलफ उठा लिया है, और 14 रोज़ से ज़्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है इस मामले में। अब चीफ इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म 45 का रिज़ल्ट जो है वो शेयर नहीं कर सके। आप क्या समझती हैं, ये जो मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन क्या आर्टिकल, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो क्या आर्टिकल 6 के मुर्तकिब नहीं पाते इस मामले पर? क्या उन्होंने जो है वो अगर इतना डिले हो गया है ये मामला, इतना उन्हें इस मामले को उन्होंने ये डिले कर दिया है, तो इस इदारे का कोई मकसद है? इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत सख्त सवाल है आपका। आर्टिकल 6 का आप एक तरह से मुतालबा कर रहे हैं, या आप उस मुतालबे को सवाल की सूरत में पेश कर रहे हैं। आर्टिकल 6 कोई मामूली बात नहीं है, गद्दारी का मामला होता है ये। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं रहा हालिया तारीख में कि जहाँ पर बद इंतज़ामी ना हुई हो। आपको याद हो 2013 का इलेक्शन, इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने एक बयानिया बनाया था कि जी ये इलेक्शन धांधला है और हल्के खोले जाएं, 4 हल्के, वेरी फेमस एंड इनफेमस। वो हल्के खोल भी दिए गए, उसके बावजूद वो हल्के इमरान खान की हरीफ मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी ने ही जीत लिए, खोलने के बावजूद। उस वक्त ट्राइब्यूनल्स में भी गए, उस वक्त एक जुडिशल कमीशन भी बना, सारी तहकीकात हुई जहाँ जहाँ जिस फोरम पे हो सकती थी, और अदालतों ने कहा, कमीशन ने कहा कि कोई मुनस्सिम धांधली नहीं हुई, बद इंतज़ामी हुई है। बद इंतज़ामी को आप मुनस्सिम धांधली के साथ नहीं जोड़ सकते। सो हमें पहले ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी भी धांधली की तहकीकात सही तरीके से होती ही नहीं, और अगर होती हैं तो उनको मानने का हमारे यहाँ कोई रवैया ही मौजूद नहीं है। जब तक आपकी मर्जी का फैसला ना आए, आपने मानना नहीं है। अब यही प्रॉब्लम है कि हम आर्टिकल 6 का जो एक मुतालबा इस वक्त हमें सुनने में आ रहा है एक बयानी के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, हमें पहले देखना होगा, तायुन करना होगा कि धांधली हुई है, मुनस्सिम धांधली हुई है, कोई प्लान सोची समझी, या बद इंतजामी हुई है, वो बद इंतजामी जो हर इलेक्शन का खासा है और किसी ने उसको ठीक करने की आज तक कोशिश नहीं की, क्योंकि ये बद इंतजामी हर एक को सूट करती है कि डब्बे आपके पास खुले हुए आ जाएं, डब्बों के ऊपर सील ना हो, अमला ना पहुंचा हो, वोटर लिस्टों में प्रॉब्लम्स हो, ये सूट करती है पॉलिटिकल पार्टीज को, इसीलिए वो इनको ठीक करने की कोशिश ही नहीं करती हैं। या तो आपको सूट करती हैं, या आपके मुखालिफ के खिलाफ होती हैं तो भी आपको सूट करती हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो जब तक आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे ना कि जी धांधली हुई है, मुनस्सिम धांधली हुई है, या बद इंतजामी हुई है, तब तक आप ये मुतालबा नहीं कर सकते आर्टिकल 6 लगाने का। ये भी एक बयानिया है जी। और चूंकि अगेन हमारी कौम बड़ी मासूम है, बड़ी सादा है, बड़ी जज्बाती है, तो इस किस्म के बयानिए बिकते बड़े हैं। गद्दारी के बयानिए, आर्टिकल 6 के बयानिए, अमेरिका का जो यार है वफादार है, इस किस्म के नारे लगा के वोट हासिल किए जाते थे, सियासी कैंपेन की जाती थी, आज भी की जाती है।
सो एक तो ये मुतालबा बड़ा सख्त है, इससे पहले हमें तयन करना पड़ेगा कि क्या वाकई 2024 इलेक्शन में धांधली हुई है या एक वसी पैमाने पे बदइंतजामी मिसमैनेजमेंट। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कानूनी और आईनी तरीके से इलेक्शन कमीशन को 14 रोज़ के अंदर जो फॉर्म 45 के नताइज हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया नहीं करने चाहिए थे? हाँ, ये सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ तक मैंने देखे हैं, मेरा ख्याल है कि ईसीपी की वेबसाइट पे फॉर्म 45 बड़ी तादाद में आ चुके हैं। कुछ हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जहाँ पर अभी नहीं अपलोड हुए, अपलोड करने चाहिए। वंस अगेन ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मैलिफाइड इंटेंट है ईसीपी की या ये मिसमैनेजमेंट। और इसके लिए फोरम अगेन आप ईसीपी में दरखास्त डाल सकते हैं, आप ट्राइब्यूनल्स में दरखास्त डाल सकते हैं, आप हाई कोर्टों में जा सकते हैं। मतलब करने का एक प्रॉपर फोरम होना चाहिए ना, उस फॉर्म को आप अडॉप्ट करें। और अगर किसी पोलिटिकल पार्टी ने वो अडॉप्ट नहीं किया, फॉर्म 45 के हवाले से वो एक मैरियट में बड़ी ढोल धमके के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वहां दिखाए गए फॉर्म 45, दिखाए गए थे फॉर्म 45? ठीक कह रही हो। नहीं दिखाए गए थे, आप शायद नहीं जानते। वहां पे स्क्रीनशॉट दिखाए गए थे हम लोगों के प्रोग्राम्स में से, न्यूज बुलेटिन्स में से, कि देखिए जी फलां चैनल ये दिखा रहा था कि इतना आगे है, इतना पीछे है, ये वाला कैंडिडेट आगे है, ये कैंडिडेट पीछे है। फॉर्म 45 नहीं दिखाए गए थे। तो ये प्रॉब्लम है ना कि हम फॉर द कंजम्पशन ऑफ मीडिया या फॉर द कंजम्पशन ऑफ नैरेटिव इस किस्म के बयानिए दे दिए जाते हैं, बट हकाइक उसके मुख्तलिफ होते हैं। 360 डिग्री ऑलटुगेदर डिफरेंट। गरीता फारूकी साहिबा, आप पर इल्ज़ाम लगता है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा हिमायत करती हैं। इलेक्शन से पहले आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो ज़ेर गर्दिश थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें आप एक हजूम में खड़े होकर कुछ लोगों से बात कर रही थी, जिसमें आपने कहा कि जहां नून लीग का ज़्यादा रश हो, उनके सपोर्टर्स हों, जहां उनकी हिमायत याफ्ता हो, मुझे उस रश में ले चलें। क्या कहेंगी इस पर? आपने सवाल किया कि जो मुझ पर इल्ज़ाम है, ये सिर्फ इल्ज़ाम ही है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। नंबर 2, आपका जो ये सवाल है आपकी इजाज़त से, और अगर आपको बुरा लगे तो पहले से माजरत कर लेती हूँ, लेकिन इस सवाल में जो एक सियासी बयानिए की झलक है या जो एक झुकाव है वो वाज़ेह नजर आ रहा है। आपके सवाल में बहुत सी गलतियाँ। एक तो मैं किसी हुजूम में खड़े होके ये 2-3 मुख्तलिफ वीडियोस आई थी जी जी। और आपका जो सवाल है वो चूंकि मैंने कहा कि उसमें एक मखसूस सियासी बयानिए की झलक या झुकाव मुझे महसूस हो रही है, हो सकता है कि वो ना हो, इसलिए मैंने पहले आपसे माजरत करी। किसी हुजूम में खड़े होकर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और ऐसी बात तो मैंने सिरे से की ही नहीं। अब मैं आपको वजाहत कर देती हूँ। इसकी वजाहत मैं पहले मंसूर खान साहब के प्रोग्राम में भी दे चुकी हूँ। प्रॉब्लम पता क्या है कि हमारे यहाँ एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी, उसने झूठ का बाजार इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया। और ये जो सोशल मीडिया है ना हमारे फोन पे, हम स्क्रॉल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, जो वीडियो आ रही है हम आंखें बंद करके उस पर आमनन सदकन कह देते हैं। तहकीक की हम कोशिश नहीं करते कि जी ये सच है झूठ है। अब ये 2-3 वीडियोस मेरी इलेक्शन कवरेज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वायरल कर दी या करवा दी, एक मखसूस इंटेंट, एक मखसूस एजेंडे के तहत। उसमें एक वीडियो तो ऐसी थी जैसे तैयब गोंदल साहब आप अपना माइक पकड़ के किसी भी बाजार में कोई बात कर रहे हो और कोई दूसरा बंदा दूर से आपकी वीडियो बना ले और कहे देखिए तैयब गोंदल साहब रियासत के खिलाफ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या वो हकीकत हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप 100 मीटर या चंद 10 मीटर के फासले पर भी लोगों से बात कर रहे हो, चाहे आप महंगाई के बारे में ही पूछ रहे हैं कि जी मुल्क में महंगाई कितनी है, बिल्कुल ठीक। या आप किसी भी मामले पे बात कर रहे हो, लोगों से शॉर्ट्स ले रहे हो और पीछे 10, 20, 30 मीटर दूर खड़ा एक बंदा या कोई भी शख्स वो वीडियो बना ले कैमरे पे और कह देखिए तैयब गोंदल साहब जो हैं वो ये रियासत मुखालिफ एक प्रोग्राम कर रहे हैं और वो चढ़ा दे सोशल मीडिया पे, तो क्या वो हकीकत हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो यही किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि मैं हुजूम में खड़ी लोगों के शॉट्स ले रही थी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में और दूर से किसी शख्स ने वीडियो बना ली और कहा देखें जी ये पेड प्रोग्राम कर रहे हैं, अपलोड कर दी और उसको फिर उठा लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अच्छा मजे की बात, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोग्राम कर रही थी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रोग्राम में जब मैंने वो दिखाई प्रोग्राम के क्लिप्स और प्रोग्राम के लिंक्स मैंने अपलोड किए और मैंने सवाल किया कि जी आप देखें
इसमें अगर 10 लोगों ने कहा है कि हम पीटीआई को वोट देंगे, तो 10 के करीब ही लोगों ने कहा कि हम नून को देंगे और कुछ लोगों ने कहा हम पीपल्स पार्टी को। तो मेरे प्रोग्राम में हमेशा बैलेंस रहता है और जो हकीकत होती है वो दिखाई जाती है। जिस वीडियो का, ये 2-3 वीडियोस हैं, मैं किसी हुजूम में खड़ी वो बात नहीं कर रही जिसका आपने हवाला दिया। अब आ जाते हैं उसकी तरफ जो आपके जुमले का लास्ट सेंटेंस है कि जी मुझे कहीं ऐसे, क्या आपने क्या कहा है? मैंने यही आपसे पूछा था कि आपकी क्योंकि आखिरी लाइंस क्या थी सवाल की? सवाल की आखिरी लाइन ये थी कि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स आपने जैसे कि बताया नहीं कि नहीं, आखिरी लाइंस क्या थी आपके आपके इस सवाल की आखिरी लाइंस की, किस वीडियो में आप क्या कह रही हैं? कि जहां नून लीग के ज़्यादा रश है उनके कारकुनान का या उनके वर्कर्स का, सपोर्टर्स का, उनके जो हिमायत करने वाले ये जो एक लोग हैं। सेपरेट वीडियो है। अब इसकी कहानी भी मैं आपको सुना देती हूँ। मैं कवर कर रही थी लाहौर का हल्का NA 119 जहाँ से मरियम नवाज खड़ी हुई और फिर वहाँ से वो जीती थी। ख्वाजा इमरान नज़ीर उनकी जो है वो कैंपेन चला रहे थे और ये जो वीडियो है ये ऑफ द कैमरा थी, ये ऑफ द रिकॉर्ड थी। जैसे आप मेरे पास रिकॉर्ड करने आए ना वीडियो, एक तो गुफ्तगू है जो हम कैमरे के सामने कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। एक गुफ्तगू वो है जो आप आए हैं तो मैंने आपसे जरा वैसी गपशप लगाई। जी जी। तो उस गपशप की वीडियो अगर हाँ। कोई अपलोड कर दे तो क्या वो मुनासिब होगा? गैर वो मुनासिब। गैर मुनासिब बिल्कुल। अखलाकी तौर पे, ठीक है। तो ये वो थी गपशप कि मैं उसी इलाके में मैंने 119 पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कवरेज करके आई थी। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज का मामला इस दफ़ा डीलिमिटेशन के बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज आ गई हैं कि आप दरमियान में मिसाल के तौर पे सड़क है, इस तरफ का इलाका नून का गढ़ होगा, इस तरफ का इलाका पीटीआई का गढ़ होगा, वहाँ पीटीआई के वोट्स आता होंगे लेकिन होगी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी। सो मैं जब ये NA 119 कवर करके आई तो इचरा और 2-3 इलाके और वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोट काफ़ी तगड़ा, काफ़ी मजबूत था, काफ़ी अच्छा वोट था। सो मैं वहाँ जिससे पूछती थी वो कहते थे जी हम पीटीआई को वोट देंगे और ये प्रोग्राम में सब ऑन एयर गया भी है। सो जब मैं उन इलाकों को कवर करके आई सो उसके बाद फिर ख्वाजा इमरान नज़ीर को हमने साथ लेके इलेक्शन की कवरेज करना था और हमने उनको जो इलेक्शन के प्रोग्राम्स का एक फॉर्मेट होता है कि आप सियासतदानों को बाहर लेके जाते हैं, अवाम के सामने अकाउंटेबल ठहरवाते हैं, अवाम उनसे सवाल करती है, ऑन कैमरा सवाल करती है, वगैरह वगैरह। सो हम जब गए ख्वाजा इमरान नज़ीर के पास, सो लोगों की एक मुहब्बत होती है, रवादारी होती है। आप भी तैयब कौंदल साहब जब किसी के पास जाते होंगे इंटरव्यू करने के लिए तो आपको चाय पानी पूछता होगा, राइट? सो हम चूँकि मैं खातून थी, मेरे साथ 3-4 खवातीन और थी, तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने एक जो अखलाकी अक़दार होती हैं हमारे मुआशरती अक़दार, उन्होंने कहा जी आप ऊपर आ जाएं। मैंने कहा नहीं जी, हम लोग नीचे अपने क्रू के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा खवातीन को ऊपर भेजते हैं। मैंने कहा नहीं जी बस आप नीचे आ जाएं और हम चलते हैं और प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं आपके साथ। उन्होंने कहा नहीं आप खवातीन ऊपर आएँ और ये मुनासिब नहीं है, ये हमारी अक़दार नहीं है कि खवातीन आएँ, हम उनको कम अज़ कम बिठा के कुछ खाना वाना ना खिलाएँ और उनको बखैर उसके जाने दें और आपका क्रू भी साथ है, कैमरामैन वगैरह भी हैं। सो हमारे बार बार इनकार करने के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं जी आप खाना वगैरह खा के फिर हमारे पास से जाएंगे। और ये मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का खासा है। मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़े मेहमान नवाज हैं, बाकी जमात MQM बड़े मेहमान नवाज है। MQM की 90 की हलीम बहुत मशहूर है। सो ये हमारा सियासी कल्चर है, ये हमारा सोसाइटल कल्चर है, हमारी सोसाइटी का एक कल्चर है जो कि बहुत खूबसूरत है। खवातीन की इज्जत करना और वैसे भी सहाफ़ियों को इज्जत वगैरह देना, या कोई भी आपके पास मिलने के लिए आया तो आप उसे खाना चाय पानी पूछते हैं पास। सो वहाँ पे गपशप लग रही थी बहुत, 5-10 मिनट की गपशप लगी वहीं खाना वगैरह खाते हुए। सो उस पर मैं एक तरह से आप समझें कि मैं इट वाज ऑन अ लाइट नोट, इट वाज अ बैंटर। जब आप किसी से गपशप लगा रहे होते हैं तो आप जरा उनको थोड़ा बहुत तंज और तनकीद भी कर लेते हैं। तो मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर को ये कह रही थी कि जी मैं अभी कवरेज करके आई हूँ NA 119 की और मैं जिन जगहों से जा रही हूँ वहाँ पे सारा पीटीआई का वोट है। तो आप मुझे वो इलाके तो बताएं जहाँ आपका वोट भी तो हो। अब आपको समझ लगी कि आप एक ऑफ कैमरा गपशप लगा रहे हैं और आप किसी को जरा एक टीज कर रहे हैं या बैंटर कर रहे हैं फ्रेंडली कि जी मैं इलाका घूम के आई हूँ और वहाँ पर तो पीटीआई का वोट है, तो वो जगह भी तो बताएं इस इलाके में कि जहाँ आपका वोट हो, आपका वोट है भी कि नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो इस ठीक तरह की ठीक गुफ्तगू हो ठीक रही ठीक थी। ठीक। जिसके बाद ख्वाजा इमरान ने कहा कि नहीं जी माशाल्लाह हमारा यहाँ पे बड़ा वोट है, बड़े हमारे भी गढ़ के इलाके हैं, आप जाएंगी तो आपको नजर आ जाएगा और आप देखेंगी कि हम यहाँ से जीतेंगे। तो ये वो
गुफ्तगू का बैकग्राउंड है। तो आपको समझ लगी जी जी कि जी जी इसमें जी ऐसा कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली उस वीडियो को उठा लिया गया और उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए प्ले अप किया गया। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वैसे ही मुझसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी शफकत फरमाते हैं वो मेरे साथ। सो मेरे मामले में, मेरे बारे में जो भी चीज़ हो, उनका ये दीन ईमान है कि उन्होंने उसको झूठा प्रोपेगेंडे के तौर पे लाजमन फैलाना है। सो ये वो सूरत हाल है। और इसके जो चीज़ें आपने मुझसे पूछ लिया आज, तो मैंने आपको वो क्लैरिफाई कर दिया। अदरवाइज आई डोंट इवन कंसिडर दीज थिंग्स वर्दी इनफ टू गिव एनी क्लैरिफिकेशन अबाउट। बट चूंकि आप सहाफ़ी हैं और मैं सवाल करने के जो हक है उसका एहतराम करती हूँ, मैं खुद भी सवाल करती हूँ, आपने सवाल कर दिया तो मैंने उसको जवाब दे दिया। बहुत शुक्रिया आपके, हम इस तजदीक का आप काफ़ी एहतराम करते हैं। बस आखिरी क्वेश्चन कर से मैं आपसे जो है वो सवाल करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ मुआशी व सियासी इस्तेकाम जो है वो है। मुल्क के अंदर इस वक्त बेरोज़गारी है, अवाम परेशान है। अवाम ने जो अपना वोट के ज़रिए हक़ दही राय इस्तेमाल किया है अपने मुंतखब करदा लोगों को सामने लाने के लिए, जिस पर उन्होंने एतमाद करके वोट दिया, अब क्योंकि एक मखसूस अब एक सियासी जमात को सामने लेकर दबा दिया गया है। मैं अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं पीटीआई की हिमायत कर रहा हूँ मेरे इस सवाल का। अब क्योंकि आपने देखा इस इलेक्शन को किस तरह से कंट्रोवर्शियल बनाया गया, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पीटीआई के, अब क्योंकि आप केपीके में देखें जिस तरह से जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने हलफ उठाना था, तो एक तरफ वो हलफ उठाने की तकरीब में जो है वो जा रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस उनका पीछा कर रही थी उन्हें गिरफ्तार करने की खातिर। अब क्योंकि अवाम महंगाई की सताई हुई अवाम है और उनको इस वक्त मुआशरे के अंदर पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम, उनका मुतालबा है कि महंगाई को कम होना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब का एक कल स्टेटमेंट आया है, ARY न्यूज़ पे वो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। उनका स्टेटमेंट चल रहा था कि मुल्क में तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा मज़ीद लग सकता है मुआशी जो स्टेबिलिटी है वो होने तक, जो है इतना अरसा मज़ीद आवाम को सब्र करना पड़ेगा, तहम्मुल करना पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगी आप? आपका सवाल अच्छा है और इसके दो हिस्से हैं। एक तो जहाँ तक मैं समझी हूँ, आपने ये बात की है कि मुल्क में आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। सो ऐसे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो एक इंतकाम का जज्बा है वो क्यों नजर आता है? आप शायद मफाहिमत की या मिसाके मफाहिमत की बात करना चाह रहे हैं, जैसे आपने अली गंडापुर की मिसाल भी दी है कि एक तरफ वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स डालने जा रहे थे, साथ उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। बिल्कुल मफाहिमत होनी चाहिए। जब तक मफाहिमत नहीं होगी, सब लोग एक टेबल पे आके नहीं बैठेंगे, डायलॉग नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। लेकिन मेरा इस पे बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना विल शो किया है, नॉट जस्ट थ्रू देयर वर्ड्स बट आल्सो थ्रू देयर एक्शंस, कि हम बैठने को तैयार हैं। ये प्रॉब्लम है सिर्फ एक पार्टी के साथ, पाकिस्तान तरीके इंसान के साथ। वो कहते हैं, वो जबान से तो कह देते हैं, पहले तो कहते थे हम बैठेंगे नहीं, फला 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 चोर डाकू, उन्हीं मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपको बैठना पड़ा। ये आपके लिए एक, या तो आप सियासत को इतना एक्सट्रीम पे ना ले जाएं कि आपके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो सूरत हाल आ जाए। ठीक है, यूटर्न आपके नजदीक अजीम लीडर्स लेते हैं, अजीम जमातें लेती हैं, बट ऐसा भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना ले जाएं कि वहां से यूटर्न लें आप तो एक्सीडेंट ही हो जाए आपका। उन्हें अचकज़ई साहब के बारे में क्या क्या बातें, किस किस तरह से उनकी तज़हीक नहीं करते रहे, तो उन्हीं के साथ आप आके आजकल बैठ रहे हैं। सो चीज़ों को दरमियाने उस पर रखें, मोतदल रास्ता इख्तियार करें, मिडिल ग्राउंड पे रखें। लेकिन ये ना कहें कि हम किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, अपना एक उसूल आप रखें, बट बैठने को हमेशा ओपन रखें, नॉट जस्ट थ्रू योर वर्ड्स बट आल्सो थ्रू योर एक्शंस। अभी मेरा ख्याल है कि जो बॉल है वो पीटीआई के कोर्ट में है। पीटीआई को नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहिए फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस नेशन, ऑफ दिस स्टेट। अभी देखिए IMF के पास जा रहे हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। मतलब कब तक हम भीख मांगते रहेंगे? क्या हम भिखारियों की कौम है? कब तक आप भीख मांगते रहेंगे? बट आपको मजबूरी है अगर जाना है, तो फिर आप ये दरमियान में क्या आप ये शोरे छोड़ रहे हैं कि IMF को लेटर लिख रहे हैं? ये आप पाकिस्तान के मफाद, रियासत के मफाद के खिलाफ जा रहे हैं। और
जानते बूझते आप जाते, ये काम नहीं करना। तो द बॉल इज इन पीटीआई की कोर्ट। पीटीआई को नून पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहिए। बट अगेन पॉलिटिक्स आती है तैयब गोंदल साहब, अगर आपका हरीफ कामयाब हो जाता है, आप उसको सपोर्ट देते हैं, वो कामयाब हो जाता है, तो फिर तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो आप क्यों करवाएंगे? आप क्यों चाहेंगे कि आपका हरीफ 5 साल भी पूरे करे और अगले 5 साल भी ले ले? बिल्कुल ये ठीक। सारा दिस इज द गेम ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल द पॉलिटिकल गेम। बट ठीक है, किसी न किसी मामले पे आपको मुफाहिमत होनी चाहिए। दूसरा, आपने नवाज नवाज शरीफ। शरीफ को कोट किया। नवाज शरीफ ने कल ये स्टेटमेंट दिया है, मैं तो काफ़ी, बल्कि हम कई सहाफ़ी काफ़ी अरसे से हम ये तज्जिया कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी कम से कम 2 साल कहीं नहीं गए, और 2 साल में क्या होगा? निचोड़ा कौन जाएगा? अवाम। आप, मैं, हम जैसे अवाम। टैक्सों के बोझ तले जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, जो हम गैस बिजली यूज़ करते हैं, जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे होते हैं, चाहे हम फ़ोन यूज़ करें उस पर टैक्सेस लग रहे होते हैं, चाहे हम साबुन खरीदें, ग्रॉसरी करें, कुछ भी करें, हर चीज़ पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे होते हैं। सो इस अशराफिया ने ना तो ब्लैक इकोनॉमी पर टैक्स लगाना है, ना ही ब्लैक इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, ना ही उन बड़े बड़े अमीरों को, ताजरों को टैक्स नेट में लेके आना है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जो इस मुल्क का खून निचोड़ रहे हैं, उनसे टैक्स नहीं लेना, उनसे पैसे नहीं निकलवाने, अपनी अयाशियां हुकूमत की कम नहीं करनी, अपने खर्चे कम नहीं करने, सारा बोझ किस पर डालना है? अवाम के ऊपर। अभी बिजली के टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, मजीद 8 रुपए मजीद बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है। अभी मैं आज खबर देख रही थी कि जो आप बिजली का मीटर लगवाएंगे, पहले आप 1000 या 1200 पे करते थे मीटर का रेंट, सॉरी मीटर की फीस, अब आपको वो 18-20 हजार देनी पड़ेगी। तो ये क्या तमाशा है? इस तरह तो हुकूमत आप नहीं चला सकेंगे। इस तरह तो अब वो 2 साल का जो आपको डरावा दे रहे हैं, जो स्केयर क्रो होता है ना, खेतों में खड़ा कर देते हैं ताकि कौवे फसल ना खराब कर जाए, तो ये 2 साल का स्केयर क्रो खड़ा कर रहे हैं आपके साथ। बट सारा जो गर्दन कटेगी वो तो आवाम की कटेगी, तो कैसे आप सर्वाइव करेंगे? ये बड़ी मुश्किल सूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम। आखिरी बस इख्तिताम की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लंबा हो गया है, आपका टाइम भी काफ़ी ले लिया, बहुत शुक्रिया आपने टाइम भी दिया। अच्छा, क्योंकि अब मसला गरीब आदमी का है, मसला अवाम का है। अब क्योंकि इलेक्शन हो गए, इंतखाबात हो गए, गवर्नमेंट बन गई, हलफ लोगों ने ले लिए, तमाम सियासी जमातों ने जिन जिन को मुंतखब किया गया था अवामी मैंडेट से, जिन्होंने आगे आना था उन्होंने हलफ ले लिया है बाकायदा तौर पर। अब क्या देखती हैं कि 2 साल अवाम सरवाइव कर पाएगी? अवाम ने तो 5 साल सर्वाइव करना है 2 साल तो नहीं करना, 5 साल इनको बर्दाश्त करना है। बल्कि अवाम ने तो, जब तक अवाम की ज़िंदगी है, जिस शख्स की ज़िंदगी है, और हमारी रियासत पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह क़यामत कायम रहे, तो उस वक्त तक जितने अवाम आते रहेंगे वही सर्वाइव करेंगे। बट जो मैंने पहले आपसे पहले वाले इससे सवाल के जवाब पे आपसे कहा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है, मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी है, हंगामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या तो कहें? अगला अभी लोग आप करें, इमरान खान का हरियाणा जाके उनसे पूछें, लेकिन इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। अगर आपकी कौमी असम्बली में भी एहतजाज हो रहा होगा, पंजाब में भी एहतजाज हो रहा होगा, असम्बलियों में, सूबाई असम्बलियों में एहतजाज हो रहा होगा, सेंटर में हो रहा होगा, सड़कों पे हो रहा होगा, इंतशार फैलेगा आपका, फसाद फैलेगा आपका, तो इससे काम नहीं इसका आएगा। नुकसान इमरान खान को होगा। पाकिस्तान को होगा, इमरान खान इंक्लूडिंग। हम्म, और मैंने जैसे पहले आपसे कहा, दिस इज पॉलिटिक्स। हम्म, Politics is all about not letting your opponent play, not letting your opponent win by hook or by crook. So unfortunately, लेकिन इसमें आप रियासत का नुकसान कर पाते हैं। और मैं अब चूंकि गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, जी जी जी, शॉर्ट करेंगे जाना भी है। जी। मेरे नज़दीक जो इस वक्त एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये कोलैप्स हो चुका है, ये फेल हो चुका है। आपको इसकी रुथलेस ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी, रुथलेस सर्जरी करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे एक एमएनए जो अपनी बरादरी से वोट लेके आ रहा है और उसकी बरादरी में ऐसे लोग शामिल हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रही हूँ, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे लोग शामिल हैं जो टैक्स नहीं देते, जो टैक्स चोरी करते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग में, ब्लैक इकोनॉमी में मुलव्वस हैं। आपको लगता है कि वो एमएनए वोट लेके अगर वजीर बनता है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका पॉलिटिकल वेट है, वो उसका पॉलिटिकल वेटेज है, वो उसका पॉलिटिकल ग्राउंड है। ये सबसे बड़ा मसला है। क्यों हम आज तक ब्लैक इकोनॉमी को या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते? बिकॉज आपने वोट लेने उन्हीं के पास जाना होता है।
क्यों आप आज तक बड़े बड़े अमीरों कबीरों को टैक्स नेट नहीं ला सके? क्योंकि आपने वोट लेने, पैसा लेने, क्योंकि वोट भी चलता है, वोट भी चलता है हमारी इलेक्शन में, सियासत में, आपने उन्हीं के पास जाना है। तो ये बैगेज होता है पॉलिटिशियंस के ऊपर, और इस बैगेज को साथ लिए बगैर साथ लेके आप मैशत को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा मैडम, शॉर्ट सा सवाल है, आखिरी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी। अच्छा, इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बार बार राब्ते कर रही है, उनके जो है वो किए जा रहे हैं, उनको लाइक मिन्नत तरले किए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के। हम ये थे ना, इमरान खान साहब हिम्मत करें, माशाल्लाह बड़े दलेर, बड़े दबंग सियासतदान हैं, वो हिम्मत करें, नाम ले लें इस्टेब्लिशमेंट में कौन सा बंदा उनके पास आ रहा है। ताकि फिर हम भी बात करेंगे ना, हम भी पूछेंगे, इस्टेब्लिशमेंट तो कह रही थी कि जी आप ये पॉलिटिकल हैं, आप तो कहते हैं हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, तो क्यों जा रहे हैं आप इमरान खान से बात करने के लिए? इमरान खान तो फिर 9 महीने मुलव्विस हैं, मास्टरमाइंड कहलाए जाते हैं, तो फिर क्यों जा रहे हैं उनसे बात करने? हिम्मत करें, नाम लें। ऐसे इस्टेब्लिशमेंट, कल को तैयब गौंदल साहब कह दें इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आइए कि कैमरे बंद करो, हैं? तो फिर तैयब साहब क्या करेंगे आप? अगर आप सहाफ़ी हैं, आपकी बात पे हम एतबार करेंगे, आप एक अच्छा काम करने वाले सहाफ़ी हैं, बट सियासतदान हिम्मत करे और कहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट का ये बंदा मेरे पास आया, वरना खाली इस्टेब्लिशमेंट करना, ये आपके अपने वोटर सपोर्टर को तो बड़ा अच्छा लग सकता है कि देखें जी खान साहब डट गए नहीं, खान साहब झुक नहीं रहे, खान साहब डट के खड़ा हुआ है, और वो तो इस्टेब्लिशमेंट उनके पास आ रही है, लेकिन हिम्मत करे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट ना तो इमरान खान से बात करने के मूड में है, ना ही उनसे बात कर रही है, ना ही उनसे बात करेगी। कम से कम अगले 1-2 साल तक मुझे नजर नहीं आता कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। उनके केसेस भी बहुत मजबूत हैं। बहुत शुक्रिया गरीदा फ़ारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, प्रोग्राम में अपना तज्जिया पेश कर रही थी। बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया MYK डिजिटल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने मेज़बान तैयब गुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।